करेंगे राजस्थान के सियासी पारे की। पारा तो यूं भी दिन में सूरज के प्रकाश से भी है, लेकिन सियासी पारा जब हो तो मुझे लगता है कि सबकी नजरें उसी पे टिक जाती हैं। सूर्य देव का पारा भी गौण हो जाता है, और ऐसा ही राजस्थान में हो रहा है। एक लिस्ट का इंतजार और एक लिस्ट जारी होने के बाद बवाल है। बेशक बीजेपी में 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 41 में से भी 40 वो हैं जो नए चेहरे हैं, या कहूं कि पिछले चुनाव में बीजेपी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़े थे। खैर, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। हमारे साथ आज 3 वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषकों का पैनल है जो राजस्थान की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के समीक्षा करेगा, और पहली सूची से लेकर के कांग्रेस के विलंब के कारण सहित तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, दिल्ली से हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। यूं तो अगर देखें तो लिस्ट जारी होने के बाद में विरोध को नई बात नहीं है, लेकिन अब विरोध के मायने होते हैं कि लीडरशिप पूरी तरह से तय करती है दिल्ली से, अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अनुशासन धराशायी हो जाता है। और इसी वजह से लगता है कि जो गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की दूसरी सूची हो, बहुत ही फूंक दे दे के जैसे छाछ को पीते हैं दूध का जला, उसी तरह से इस कवायद में जुटे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि ये कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विरोध हो ही नहीं सकता, या फिर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का अलग स्वरूप है। इसका डेवलपमेंट भी अलग तरीके से हुआ है और उसमें रद्दोबदल कुछ सालों में हुई है। अन्यथा इसमें जो बहुत प्रभावशाली और लोकप्रिय आदमी होता था वही अध्यक्ष होता था और उसके अंतर्गत ही संगठन सारा चलता था, और आरएसएस का जो संगठन मंत्री या नुमाइंदे होते थे उनके साथ में समन्वय से सारा काम होता था। अब स्थितियां बिल्कुल उलट गई हैं। अब जो भी केंद्र का प्रभारी हैं और जो भी आरएसएस के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, और साथ साथ में जो प्रदेश संगठन है, वो टोटली अपने आप को उसने दिल्ली के ऊपर समर्पित कर दिया। दिल्ली ने कहा कि जो कुछ फैसला वो होगा वही होगा, और चेहरा भी कोई नहीं होगा, सिर्फ कमल होगा। अब वो कमल किसका पर्याय है, ये हम बहुत ठीक से अंदाज लगा सकते हैं कि किसका पर्याय है कमल। तो ऐसी स्थिति में जो लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट के अंदर जिस तरह के लोग रहे और जैसे सांसदों को, स्थापित सांसदों को और उन लोगों को लाके जैसे बिठाया, और जिनको नहीं देना था उनका जो नाम हटाया, उस पर रिएक्शन देखने का अगर कोई प्रयोग तो हो नहीं सकता, लेकिन हो गया ये। उसमें जो रिएक्शन देखा है तो कोई बिलक बिलक के रो रहा है, कोई तुर्कों को याद कर रहा है, कोई क्या कह रहा है। मतलब ये सब इस तरह की बातें हैं जिनकी सुनने की कोई बीजेपी के दफ्तर में कभी जरूरत पड़ी नहीं। वो आखिरी वक्त तक जो भी रहे, वसुंधरा जी तक भी ये ऐसा सुनने को नहीं मिला जब तक अध्यक्ष रही वो। तो अब ये सुना जा रहा है, इसका मतलब ये कि मिस कॉल का जो एक कमांड था वो कमांड बेकार है। वो जिस तरीके से दीक्षाओं के साथ में और तब करके जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे वैसे शख्सियत नहीं रही, और उसी का नतीजा है ये सारा सिलसिला बन रहा है। देखिए, इसके कुछ जबरदस्त लाभ भी हो सकते हैं और इससे जबरदस्त नुकसान भी हो सकता है। मेरे पास में इसकी एक ही एग्जाम्पल है जो हमने कर्नाटक में देखा। येदुरप्पा को जिस तरीके से साइड लाइन करके और सारा संगठन जिस तरीके से बनाया, और उसका नतीजा हमने देखा। वही यहाँ पर हो रहा है। वसुंधरा जी को माइनस करके उन्हीं के कद के और लोगों को अलग करके और जो कुछ किया जा रहा है, और जिससे नाराजगी हुई, तो उसके लिए जो कमेटी बनी है वो भी बड़ी मजेदार है। उस कमेटी के अध्यक्ष हैं कैलाश चौधरी। हमने उनको अभी ताजा ही देखा है, कोई 2-3 साल के बीच में कभी देखा नहीं। 11 मेंबर हैं, उसमें राजेंद्र गहलोत भी हैं, और वो जो कमेटी के दूसरे हैं वो भी उसमें मेंबर है, नाम मैं उनका बोल रहा हूँ। तो नारायण जी पचारिया उसके दूसरे वो है। तो इन लोगों के माध्यम से इन लोगों की तक ना इत्तेफाकियां कैसे ठीक की जाएंगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब अरुण सिंह जी ने नरपत सिंह जी राजवी को लेके 1 घंटे बात की और उससे कुछ सिलसिला बन रहा है। राजेंद्र गहलोत कह रहे हैं कि अगर इससे हो सकता है उनको और भी कोई बेहतर ओहदा मिले, ओहदा दूसरा
औधा का मतलब है कि लोकसभा के लिए उनको कर दिया जाए, ये इस तरह का सिलसिला चल रहा है। और लोग मान भी रहे हैं शायद, क्योंकि जब गए थे तो बड़े हताश थे और बाहर निकले तो बड़े खुश खुश होके निकले हैं। तो ये सीन है इसका। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का देखिए, कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही थी कि साहब हम लोग फट से सारे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सारे डिक्लेयर कर देंगे और ये सब, वो भी नहीं बना। उसको भी, उनको भी एक एक कदम फूंक कर देखना पड़ रहा है कि जो कुछ अंदरूनी जो तू तड़ाक रही है, यानी जो वो स्वरूप कैसा चल रहा है, क्या जाति समुदायों में उन नेताओं को जिनकी हुकूमत चलती है उनको क्या स्वीकार किया जा रहा है या उनके अपमान को भुलाया जा रहा है, एक मुश्त हो रहे हैं, ये सब बातें भी देखने का सिलसिला चल रहा है। और यही वजह है कि उधर देर हो रही है। और कहा तो ये जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से डेंगू उठने की वजह से आपके चुनाव के तारीख बदल दी, उसी तरीके से पितृपक्ष का सिलसिला है, इसलिए ये जब निकल जाएंगे तब लोग अपनी लिस्ट जारी करेंगे, ये सीन है। बिल्कुल। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि सबकी निगाहें दिल्ली पे टिकी हुई हैं और दिल्ली के एक्शन का रिएक्शन धरातल पे राजस्थान में दिखाई देता है, या अगर मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, मिजोरम या तेलंगाना खैर अपना एक अलग स्ट्रक्चर है वहां पे, लेकिन बात अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में की जाए, जो भी कुछ एक्शन होना है दिल्ली से होना है, रिएक्शन उसका राजस्थान में होगा। तो क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की थी कि आपसे बायोडाटा मांगा गया था कि नहीं, जिनको टिकट मिला है तो फिर किस बिहाफ पे, तो आपको नहीं लगता है कि उम्मीद जागृत करना या फिर समर्थकों को तैयार करना, ये खुद राजनीतिक दल ही करते हैं? और दूसरा, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, बड़ी रोचक बात कही उन्होंने। उनका ये कहना था कि जब 8 उन लोगों को टिकट पहली लिस्ट में मिल सकता है जिन्होंने ताल ठोक करके पिछले इलेक्शन में बगावत की थी और उनकी वजह से स्थानीय प्रत्याशियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हम आज शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कल हमें कोई गले नहीं लगाएगा, क्योंकि जो जीत जाएगा तो उसके लिए तो एक रूट लाइन तय हो जाएगी। तो हमें हमारी ताकत का एहसास कराना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, सब गले लगा लेंगे, तो ऐसे में तो लगता है कि बगावत की बू चारों तरफ से और आ सकती है। देखो योगेंद्र जी, इस बार है ना राजस्थान के चुनाव में कई मायनों में अलग पहलू आ गए हैं। क्यों, गहलोत जी ने जो चुनाव की जाजम को कारपेट बना दिया मखबली, तो कांग्रेस के लिए वो मखबली कारपेट बिछा हुआ है। जो उनकी योजनाएं, आयोग और जो इस तरह से उन्होंने काम किया है, तो वो चुनाव अब ऐसा नहीं रहा कि बीजेपी पहले ये कहती है कि साहब हम तो जीत, रिपीट, एक बार वो एक बार वो। तो इससे क्या चुनाव हो गया रोचक। अब रोचक चुनाव हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक एक सीट पर बड़ा मंथन करना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो इसको रिस्क ही मानूंगा, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने कि राजधानी में 2 सीटों पर उन्होंने कमाल किया है, जो 2 टिकट राजधानी में काट के। अब आप इसको सर्वे कह रहे हैं, आप सर्वे कैसे हो सकता है? किसने नाम लिया होगा उसका, राजवर्धन राठौड़ का सर्वे में किसने उस सीट से नाम लिया होगा? दिवा कुमार का लिया ही नहीं होगा। ये सर्वे तो की रिपोर्ट तो हो नहीं सकती। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजी से काम किया गया है और उन्होंने करा है। जैसे अब ये तो निश्चित है कि भैरव सिंह जी के परिवार को ये कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करेंगे। अभी की चर्चाएं जो तरह तरह की आ रही थी कि सिविल लाइन से कर दें या कहीं, तो अब उनको मनाने भी अरुण सिंह उनके घर गए हैं, तो निश्चित रूप से उनको तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी होगी। लेकिन ये जो सारा भय है, वो सारा भय एक तो मध्य प्रदेश से इस तरह से हवा पलट कर आ रही है कि कांग्रेस वहां बिल्कुल क्लियर, एक तरह से सारे सर्वे वो बता रहे हैं जो होगा परिणाम तो जनता करेगी, लेकिन अब तक जो सर्वे, तो वहां उसको देखते हुए राजस्थान में भी थोड़ा भय इसलिए पैदा हो गया कि उन्होंने जो योजनाओं का किया है, काफी चीजें दी हैं। अब चुनाव राजनीति में सब जाया जी, उन्होंने अपना गेम खेले कि भाई मोबाइल दिए हो या सिलेंडर दिए हो, जो भी दिए हो। तो उससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही जो टीम जो काम कर रही है, मैंने तो ये चर्चा में आई है कि अमित शाह, नड्डा जी और अर्जुन मेघवाल जी, इनकी ये जो टीम काम कर रही है, इन्होंने बहुत एक एक सीट को मंथन करके किया है। लेकिन मैं इसमें आपको यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि देखो, ये विवाद तो भारतीय जनता पार्टी में जितना है, कांग्रेस की लिस्ट आने दो और आप देख लेना विवाद, और हो सकता है इससे बड़ा हो। तो विवाद ये टिकटों का तो 3-3, 4-4 ये खड़े ही मिलेंगे निश्चित रूप से। और ये जिस दिन
नामांकन की अंतिम तिथि हो जाएगी, जिस दिन नाम लेने की अंतिम हो जाएगी, तो बहुत कम ऐसी 15-20 सीटों पर हर बार ही जो होता है ये देखने को मिलेगा। तो मुझको ये नहीं लगता कि विवाद का दोनों पार्टियों में ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आज तो विरोध सिर्फ बीजेपी का दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी की सूची आई है। जब कांग्रेस की आएगी तो कांग्रेस के सामने भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे शांति की बाहर निकल जाएगी, या कार्यकर्ता इतने संतुलित और संस्कारित निकल करके आ जाएंगे कि बिल्कुल नहीं साहब, जिसको सिंबल मिल गया हम तो उसी के साथ में हैं। क्योंकि मुझे कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हम लोग पहले की किस्सा सुनाया उन्होंने कि हम लोग 10 सने टिकट लेने जाते थे, अपना अपना ताकत लगाते थे, एक को मिलता था। वहीं गांधी जी की कसम खा के आते थे कि 9 जने किसी कब्र खोदनी है चलते ही। सच्चाई है। हाँ, ये बहुत ही एक जिम्मेदार आदमी ने मुझे बात बताई कि जर्नलिस्ट महोदय आप तो बहुत नए आए हैं, कि ये कांग्रेस का फैक्ट था। कांग्रेस में नेताओं की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं वहां पे। ये तो जनता ही तो बूथ लगा देती है हमारा, जनता ही वोट डाल देती है। अदरवाइज तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को अगर आप, क्योंकि सेवा दल का एक स्ट्रक्चर है जो काम करता है उनके यहाँ, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमाएं हैं, बहुत पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस तो पैदाइश नेता, महिला कांग्रेस उससे भी बड़ी नेता, और मूल कांग्रेस तो नेताओं की फौज है। तो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, मैंने पूछा उनसे, मैं कहा साहब देखिए बीजेपी में किस तरह का माहौल है, यहाँ पे लगातार ब्रीफिंग चल रही है, आईटी सेल अपना काम कर रही है, मीडिया सेल अपना काम कर रही है, और मैनिफेस्टो पे वर्क शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि तो कांग्रेस है ऐसे ही चलेगी, यहाँ पे कि वॉर रूम बन जाए, सुपर वॉर रूम बन जाए, चाहे यहाँ पे पेंटागन भी बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की तो अपनी एक स्टाइल है जो उसके डीएनए में है, उसी रफ्तार से और उसी स्टाइल से चलेगी। तो लेकिन ये बात सही है कि विरोध के शुरुओं पे जो आज हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की लिस्ट आई है, और इसके एक अलग मायने और थे कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की पूरी कवायद है, एक एक चीज को राजस्थान में वो देख रहे हैं। क्योंकि इस इलेक्शन में यूं तो पार्टी के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनके बूते बीजेपी 2 बार केंद्र में क्लियर मेजोरिटी, सुपर क्लियर मेजोरिटी के साथ में आई है, तो ये क्रेडिट उनका कोई खारिज नहीं कर सकता, उनकी अपनी एक टीम है। लेकिन ये किसी को अंदेशा नहीं था कि उनका दिया हुआ टिकट या विरोधियों के आवाज या उनके स्वरों में मैं कहूं तो थोपा हुआ टिकट कि कोई आंख नहीं दिखा सकता। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब वो सोच गलत साबित हो रही है, क्योंकि कहा गया था पहले भी कि जो ऊपर से तय कर देगा, हमारे यहाँ पे उस पर कोई भी विरोधी बिगुल नहीं बजा पाएंगे। खैर चलिए, उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में जुड़े, लंबा एक्सपीरियंस है इनको राजनीति का। उमेंद्र जी क्या लगता अभी, क्योंकि लिस्ट पहली सूची बीजेपी की आई है, इस वजह से चर्चाओं में बीजेपी की सूची है, कांग्रेस की सूची चर्चाओं में इस वजह से है कि सूची नहीं आई अभी तक, तो चर्चा किस पे हो? क्योंकि गहलोत साहब ने दिल्ली में कहा कि भाई 18 के आसपास सूची आनी चाहिए, तो उससे पहले की कोई कयास भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि श्राद्ध पक्ष है, शायद श्राद्ध के बाद सूची आएगी, लेकिन श्राद्ध पक्ष में ही आ गई। तो क्या लगता है अभी जो कुछ चल रहा है राजस्थान में उसको लेके? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस ने हमेशा कहा था कि हम कर्नाटक की तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे, तो कर्नाटक में तो बहुत पहले प्रत्याशी घोषित हो गए थे। यहाँ इन्होंने इंतजार किया कि पहले बीजेपी के जो हमारे लड़ाका है सामने आ जाए, उन लड़ाकों को इन्होंने देखने की कोशिश की। और ठीक है, राजनीति में कई दफे सब पत्ते खोले भी नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर, अपन तो राजस्थान की राजनीति पे चर्चा करें, मेरा दिमाग एक समय कहीं मैं कहीं हमास और इजराइल पे तो चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लड़ाकों का नाम है इस वजह से। चुनावी लड़ाकों को लड़ाका ही है, तो ये जो मैदान में है वो लड़ाका ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में पत्ते सब एक साथ नहीं खोले जाते हैं। यदि सब पत्ते आपने खोल दिए तो रणनीति कैसे बनेगी? अब रणनीति पे भी हो सकता है शायद आपको कोई आपत्ति हो जाए, लेकिन रणनीति भी बनेगी, व्यूह नीति भी बनेगी, और राजनीति भी चलेगी। ये तो मैं सुनता आ रहा हूँ वर्षों से कि रणनीति बनाई है, राजनीति की रणनीति तय की है, ये तो आपसे भी सुना मैंने जी। तो ये रणनीति में अब कांग्रेस भी अपनी रणनीति में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं छोड़ेगी। इन्होंने पहले 41 सूची में ऐसे नाम दिए हैं जो कांग्रेस को सोचने के लिए मजबूर हो जाए। अब जैसे जयपुर में दिया कुमारी को देना, राज्यवर्धन सिंह को देना, जब बीजेपी का चेहरा कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी हैं,
तो निश्चित रूप से मोदी जी उन्हीं चेहरों को सामने लेके आएंगे जो उनके निकट उनके साथ में काम किए हों। राज्यवर्धन जी ने उनके साथ काम किया है, दिया कुमारी जी ने काम किया है, देवजी पटेल ने काम किया है। ये इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने मोदी जी के साथ में काम किया, सांसद रहे, मंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी सांसद को विधायक का टिकट नहीं दिया या विधायक को सांसद का टिकट नहीं दिया। पहले घनश्याम तिवारी जी भी विधायक थे, उनको भी दिया, सांसद का टिकट दिया, और अपने राव राजेंद्र सिंह जी को भी दिया। जो होते राजनीतिक प्रयोग चलते हैं। और अंत से रघुवीर सिंह जी कौशल को भी दिया था। कई दफे पार पड़ती, कई दफे नहीं भी पड़ती, दोनों बातें होती है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार के जो नाम आए उनको देख के लगता है कि कांग्रेस को सोचने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर किया है। इसलिए कांग्रेस भी अब क्या है कि फूंक फूंक के कदम उठाएगी, और कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि उनकी सरकार हाथ से निकले। जब वो चाहते हैं मिशन 2030, अब मिशन 2030 में क्या पता किसकी सरकार होगी क्या नहीं होगी, हमने तो मिशन 2030 पे ही दिया। इन सब मिशन 2030 की बातों को लेकर जो बातें चल रही है, यानी इसलिए कांग्रेस भी सोच के कदम उठाएगी, और उठाना भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी दल अपनी सरकार को यूं नहीं जाने देगा। इसलिए अब देखने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक साथ तो टिकट घोषित करेगी नहीं, कांग्रेस भी नहीं। कांग्रेस की भी कोई आधी सूची आ सकती है, कुछ नामों की लेके आ सकती है, कुछ चौंकाने वाले नाम उनके भी हो सकते हैं। कांग्रेस ने भी पहले कई सांसदों को विधायक का टिकट दिया था, तो ये चलता है, प्रयोग है। तो इस प्रयोग की राजनीति, यानी जिस प्रकार से इसरो में प्रयोग होते हैं उस प्रकार से राजनीति में भी कई प्रयोग होते हैं। और ये कहा गया है कि एक अनुभवी व्यक्ति, एक कुशल प्रशासक यदि राजनीति में आएगा तो लाभ मिलेगा। यानी कोई हेड मास्टर रहा हो किसी कॉलेज का, किसी प्रिंसिपल रहा हो, और यदि वो क्लास लेना चाहे तो अच्छी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी वो प्रयोग कर रही है, प्रोफेसरों को क्लास लेने के लिए भेज रही है, प्राचार्यों को क्लास लेने के लिए भेज रही है, अच्छा परिणाम। लेकिन ये हम कह सकते हैं असंतोष। देखिए असंतोष हमेशा होता है, किसी को भी टिकट मिले कुछ लोगों की नाराजगी होगी। जो राजनीति में है उनको सभी लोग चाहेंगे मुझे भी टिकट मिले, मुझे भी टिकट मिले। तो जिसको नहीं मिलता है उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है। कुछ ये गुस्से जो भी होते हैं नामांकन भरने के बाद समाप्त हो जाते हैं। ये आपने भी हमेशा देखा है और मैंने भी देखा है, तो राजनीति में नई बात नहीं है कि साफ अमुक को टिकट मिल गया। गुस्सा केवल उन लोगों का होता है जो उस संभावित प्रत्याशी से जुड़े होते हैं, जो टिकट का दावेदार होता है। कार्यकर्ताओं में कोई गुस्सा नहीं होता, कार्यकर्ता तो सिंबल के साथ चलता है, कार्यकर्ता एक विचारधारा के साथ में चलता है, वो यहाँ होगा। अब जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि देवजी पटेल की गाड़ी पे हमने, तो एक लोगों ने, यानी जो टिकट के दावेदार थे उन्होंने क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का कोई भी जो वास्तव में कार्यकर्ता होगा, अच्छी सोच वाला होगा, वो अपने प्रत्याशी पे न हमला करेगा, चाहे कोई भी पार्टी। मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस में भी जो निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे वो पार्टी के आदेश को आदेश मानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो निष्ठावान कार्यकर्ता है पार्टी के आदेश को आदेश मानेंगे, जो पार्टी का आदेश उनके लिए अध्यादेश होता है। अब बात ये आती है कि सब कुछ नए चेहरे आए हैं, नई बातें हुई है, संभावना है कि अब कांग्रेस की सूची भी आने दी। लेकिन अध्यादेश का तो जो समय होता है वो 6 महीने का ही होता है, तो उसको देखते हैं कि 6 महीने का समय निकल जाएगा अध्यादेश का, तो उसके बाद में कानून आएगा तभी बात करेंगे। नहीं मैंने, आपने भी ये देखा होगा कई दफे तो नामांकन पत्र भरने के एक दिन पहले भी नाम बताया जाता है, पहले हिंट दे दिया जाता है जाओ तैयारी करो। तो हो सकता है कांग्रेस की वैसी नीति हो, कोई वार रूम बढ़ रहा है, इनके सब चलेगी योजना है। तो राजनीति में ये नहीं कहना चाहिए सब कुछ हो गया, इनकी सूची आ गई तो इनकी क्यों नहीं आई। ये देखो रणनीति है, तो इस रणनीति में कौन किस प्रकार से है। अब इन्होंने जो 41 चेहरे दिए ना, वो सोची समझी रणनीति का पार्ट है। और कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं है, ये भी रणनीति का पार्ट है। हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस पीछे है, हम ये नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी की है, तो ये रणनीति का पार्ट है। और रणनीति में जो मौका लगेगा। मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि देखिए विद्याधर नगर सीट ए कैटेगरी की सीट है। अभी मैं राजेंद्र राठौड़ साहब का बयान देख रहा था कि हमने CO-D कैटेगरी के टिकट डिक्लेयर किए हैं, बड़ी सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए। तो वहां से दिया कुमार जी को उतारना कुछ संकेत देता है ये, या उनको तो हवा महल से भी उतारा जा सकता था, कहीं से भी। दिया कुमारी एक अपना एक चेहरा है, उनका आज भी राज परिवारों के प्रति लोगों की सिंपैथी रहती है। वो बात अलग है कि नरपत सिंह जी ने कुछ बयान अलग दे दिया, लेकिन अभी भी है और एक चेहरा मोहरा भी है उनका। तो क्या लगता है कि कहीं और कुछ संकेत है क्या इससे भी? कभी कभी बड़े चेहरे को ऐसी जगह भी चुनाव लड़ाया जाता है जो बिल्कुल आसानी से कार्यकर्ता ही वहां लग के चुनाव जिता दे। और जो बड़ा नेता है, जो बड़ा चेहरा है, उसको अन्य क्षेत्रों में घूमने का मौका मिले, वो फ्री होकर घूमे। यदि दिया कुमारी जी
विद्याधर नगर में कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव जीतती है, ये लड़ती है, तो अन्य क्षेत्रों में जाएगी, अन्य क्षेत्रों में जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का लाभ होगा। यदि मानिए हमने किसी जो स्टार प्रचारक को, बड़े चेहरे को ऐसी जगह फंसा दिया जब खुद ही फंस गया तो काय का स्टार प्रचारक होगा, वो कहीं जा ही नहीं पाएगा। तो ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा होता है। देखिए राजनीति में कभी कभी क्या ये जीतेंगे, उनको ऐसी जगह से लेके आओ जहां उनके लिए कार्यकर्ता ही जुड़ जाए। भैरव सिंह जी शेखावत हमेशा सोच समझ के चुनाव लड़ते थे, उनको चुनाव हमेशा कार्यकर्ता ही लड़ाते थे, कार्यकर्ता ही उनको चुनाव जीताते थे। लेकिन क्या है, कभी कभी राजनीति में गलत आंकलन हो जाता है, उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे गंगानगर में गलत आंकलन हुआ और उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सेफ सीट लेके चलना कोई राजनीति में कोई गलत बात नहीं है, एक बुद्धिमत्ता का काम है, बुद्धिमत्ता होनी भी चाहिए। अब राजनीति में कई लोग कहेंगे साहब ये तो सेफ थी, किसी कार्यकर्ता को देते। भाई कार्यकर्ता बेस पार्टी हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगी कि कौन सी सीटों पे किस व्यक्ति का प्रभाव है। अब मानिए दिया कुमारी जी विद्याधर नगर के बाद में हवा महल में अपना प्रभाव दिखाती है तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा नहीं। यानी एक के साथ एक, जो एक स्कीम चलती है ना, एक के साथ एक फ्री, वो वाली बात होती है। त्योहारी सीजन भी है ये। चुनावी सीजन है जी। तो मैं चले उमेंद्र जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, समय थोड़ा कम है, एक मिनट में चाहूंगा कि सभी लोगों से वापस में चर्चा कर लूं। ओम जी, लेकिन लगता क्या आपको कि अब सीट, क्योंकि वैसे तो हमने देखा है कि नामांकन दाखिल करने के वक्त तक भी डिक्लेयर करते हैं कैंडिडेट्स, ये कोई नई बात नहीं है। और हम लोग या फिर जनता की जिज्ञासा होती है, समर्थकों की जिज्ञासा होती है कि जल्दी से नाम डिक्लेयर करें, ये हम अपनी अगली रणनीति तय करें। लेकिन अभी विरोध को देखते हुए आपको लगता है कि डिले भी किया जा सकता है ताकि विरोधी जो है उन्हें ज्यादा लंबा समय ना मिले, ऐसा भी हो सकता है? देखिए मुझे लगता यह है कि जो बात अंदरूनी कई हिस्से में हो रही है वो ये है कि जिस चेहरे को आपने बिल्कुल हाशिए पे बिठा दिया वो चेहरा बड़ा जरूरी है। और अगर यहाँ पर वैसा ही दुस्साहस और वैसा ही अहंकार रखा जैसा कर्नाटका में रखा था तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ अच्छे परिणाम चाहती है और अच्छे परिणामों के लिए ये परीक्षण करने की जगह नहीं है। यहाँ पर उस रिवाज स्थापित करना है। उस रिवाज में वो मेरा सा ख्याल है कि बड़ा जोखिम वाली बात होगी कि इस तरीके की बातें करके। और क्योंकि एक ही मुझे तो एक सेंटेंस ही नरपत जी तो बड़े लाभान्वित रहे हैं। भैरव सिंह जी की वजह से पूरा प्रांत ही उनको अपना दामाद की तरह से ट्रीट करता रहा है। उनके मुंह से जिस तरह की बातें निकली हैं या फिर वहां से कोटा से राजावत जिस तरीके से बोले हैं, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, ये लोग बुनियादी रूप से जमीनी आदमी हैं जिनके मुंह से ऐसी बातें निकली हैं। तो इसका मतलब कि फांस लगेगी बड़े जोर से, ऐसा है। और ये इतना केक वॉक नहीं है दिया कुमारी के लिए कि केक वॉक कर लेंगी और निकल जाएंगी। उनको चाहिए कि लोगों के बीच में कैसे, क्योंकि जो वो इलाका है वो बहुत अलग किस्म का है। राज्यवर्धन और दिया कुमारी दोनों का एक तरीके से बड़ा जोखिम वाला सिलसिला दिया है। लेकिन दिया कुमारी ने और इन दोनों दिया है उसको कहना चाहिए कि हाँ ये ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रणनीति उचित नहीं है। उनके लिए उचित वही होता जो स्थापित के माध्यम से होता। जी जी। चलिए प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि पूरी एक्सरसाइज की होगी, क्योंकि अमित शाह एक एक सीट को देख रहे हैं, जुड़ा नाम प्रधानमंत्री का है अशोक गहलोत के सामने, तो ऐसे में किसी तरह की कोई रिस्क ले रही है बीजेपी? देखो रिस्क तो पूरी लिए, लेकिन हम जब तक पूरे पत्ते ना खुल जाएं, बिल्कुल दोनों तरफ से, जब तक अभी कह नहीं सकते कि नरपत सिंह जी हो सकता है कि इससे भी बेहतर कोई चीज उन्होंने सोच रखी हो, उनके लिए सोच रखी हो कांग्रेस को वो करने के लिए। अभी क्या है कि टिकट मिलने में 20 दिन है, अगर श्राद्ध खत्म हो जाए 14 के बाद तो 6 अक्टूबर तक 20 दिन बचते हैं। 20 दिन तक टिकट आ सकती है। नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। तो रिस्क लिया, कुछ सोची समझी तो कुछ निश्चित रूप से रणनीति बड़ी है। वरना राजधानी की प्रमुख सीट पर, जिसको सदर सीट माना जाता है, इस तरह का एकदम से चौंकाने वाला परिणाम देना, कोई भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी गलती तो मुझको नहीं लगता कि करे कि भैरव सिंह जी के परिवार को वो करे। इसमें कोई ना कोई भेद जरूर छिपा हुआ है जो निश्चित रूप से निकल के मुझे लगता है कि आएगा कोई ऐसे में। और जहां तक इनका सवाल है कि भाई अभी जो बयानबाजी की उन्होंने
दियो कुमारी जी के लिए कर दी, तो अब इससे थोड़ा डैमेज तो होता है, हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल हो जाए। जो इन्होंने उसका खंडन भी आ चुका है कि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लिखित में खंडन आया। वो खंडन तो सर दे दिया उन्होंने, लेकिन पब्लिक डोमेन में उनकी आवाज के साथ में बाइट भी चल रही है कि उन्होंने मुगलों का और ये सारी चीजें कही हैं। वो बेशक देखिए, अब उनका इंटरनल मामला है। उन्होंने खंडन ये किया था कि मैंने विरोध के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं की है, ये भैरव सिंह जी के जो जन्म शती समारोह होने वाला है उसको लेकर के मैंने बैठक की है। उसमें ये दिया, ये नहीं दिया कि मेरा कोई बयान ही नहीं आया। बयान तो उनका पब्लिक डोमेन में है, लोग ट्विटर फेसबुक सब जगह चल रहा है। फिर वो भैरव सिंह जी का दामाद अगर झूठ बोलेंगे तो वैसे डैमेज हो जाएगी बीजेपी, इसमें तो पीछे हट ही नहीं सकते। एक बात और बता दूं आपको मैं अनुमति से योगेंद्र जी, वो एक पोस्टर छपा है, उसमें एक वो जिसका किसान की जमीन नीलाम हुई है, तो वो राजेंद्र जी गहलोत बोल रहे थे मैं कि क्या बात करते हो, मेरी शक्ल के दो लोग, एक पाली वाला है एक मैं हूँ, तो कोई भी हो सकता है दूसरी शक्ल का। और मैंने कहा आपने कमाल कर दिया ये। चलिए उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल आपसे है मेरा। खैर चलिए, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि आने वाली सूचियों के लिए प्रदेश को और इंतजार करना होगा, थोड़ा विलंब कर सकते हैं, या कोई असर नहीं होगा? एक्सरसाइज जो की हुई थी इसका अपेक्षित था कि इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं? देखिए योगेंद्र जी, पहले तो मैं ओम जी को, प्रमोद जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये सब डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। थोड़ा बहुत होती है ये राजनीति में, आपने मुझसे जो अनुभव लिया, आप भी हमेशा कर रहे हो, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप आश्वस्त कर रहे हो। मैं तो बहुत लेट जुड़ा हूँ, मुझे कम मौका मिला है, आज इनको ज्यादा मौका मिला है, इसलिए दो बात कह लें दो मुझे। तो इसलिए आप इस बात से निश्चित है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी, यह सब कुछ जाएगा, आप परेशान मत होइए आप लोग। लेकिन ये है कि इस बीजेपी या कांग्रेस की सूची आने में थोड़ा समय लग सकता है। जिन लोगों को टिकट मिलेंगे उनको हिंट दिया जा सकता है। राजनीति में सब कुछ चलता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, तो इसलिए जिसका टिकट कटेगा आक्रोश होगा। मैं भी यदि टिकट मांगता हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं मिलता तो आक्रोश होना मेरे में भी स्वाभाविक है। मैं भी कभी कभी कुछ कह देता हूँ। कोई व्यक्ति, ये मानव स्वभाव है, इस मानव स्वभाव को पार्टी स्वभाव से नहीं जोड़ा। पार्टी स्वभाव अलग है, मानव स्वभाव अलग है। तो पार्टी का कार्यकर्ता यदि आक्रोशित होता है, किसी के समर्थक यदि कुछ बोलते हैं तो बात अलग है। यदि पार्टी का पदाधिकारी कोई यानी पार्टी का बड़ा ग्रुप ये बोलता है तो बात अलग है। तो किसी के समर्थक कोई बात कहते हैं तो उसका पार्टी से मत जोड़िए। समर्थक आपके भी हो सकते हैं, समर्थक मेरे भी हो सकते हैं, समर्थक कुछ भी हो सकते हैं। ये पार्टी की रीति नीति को जो जानता है ना, वो ऐसी बातें नहीं करेगा। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, बहुत अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो सोच समझ के दिए उनको निश्चित रूप से एक मौका मिलेगा। और फैसला मेरे निवेदन, बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, जो अच्छी लिस्ट, चौंकाने वाली लिस्ट नहीं, उन्होंने योग्य देहिक देविक भौतिक तापा रामराज कौनी व्यापा, इस बात को धारणा में रख के काम किया और आया है। देखिए कांग्रेस के प्रत्याशियों को आने दीजिए, यही घोड़ा, यही मैदान, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव, मैं सभी अतिथियों को रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, 3 वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपने नजरिए से राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों को देखा है, और बिल्कुल सही है, रिजल्ट की बात करना अभी नाइंसाफी होगी। और मैं कहूंगा कि ये जर्नलिज्म का एक दुस्साहस भी कहूंगा कि अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हो, हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, क्योंकि नतीजे तो तब निकाले जा सकते हैं कि आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो, मोहरे कौन है, कहाँ कौन चाल चलने वाला है, उससे कुछ आइडिया लग सकता है कि हाँ किस दिशा में मैच जा रहा है। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो एक सूची केवल बीजेपी की आई है, 3 सूचियों में 10-15 नाम अभी बीएसपी ने जारी किए हैं, तो अभी इंतजार करना चाहिए। चुनाव जिसे हम कहते हैं आम भाषा में मरने लगेगा तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मुकाबले होंगे, लोकतंत्र का पर्व है और रोचक होगा, जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कहाँ खड़ा होना बताओ।